अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीमी एक्ट या फिर स्टेट बैंक कवानीन में तरमीम, PTI हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना है और मुस्तक़बिल करीब में ये अदालती जंग भी बन सकती है। इंतखाबी इस्लाहात पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है और इसने EVM के ज़रिए आइंदा इंतखाबात कराने को भी मुस्तरद कर दिया है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि अगर EVM से इंतखाबात ना हुए तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है, और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी और ख़ुद मुख्तार इदारा है, तो इसके फंड्स किस कानून के तहत रोके जा सकते हैं। दूसरी तरफ एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी पर भी सवाल उठ रहा है कि कोई इदारा कैसे पार्लियामेंट के ज़रिए आने वाले कानून को मानने से इनकार कर सकता है। दूसरी तरफ आजकल मुल्क की सियासत में ऑडियोज़ और वीडियोज़ का आज बहुत ज़्यादा चर्चा है। मुल्क की जो सियासत है वो इसी के गिर्द घूम रही है और इस सारे माहौल में दो ही चीज़ें मुश्तरक हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज़ है और दूसरी अदलिया। एक साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम है और दूसरे साबिक चीफ जस्टिस मुद्दई हैं, और इन दोनों चीफ जस्टिस का जो मुकदमा है ये तीसरे चीफ जस्टिस सुन रहे हैं। राना शमीम की कल की हाई कोर्ट के सामने पेशी पर मामला थोड़ा उलझ गया है। ऐसा लगा कि वो अपने बयान हल्फी से इनकार भी नहीं कर रहे हैं और इसकी अशात को मानने को तैयार भी नहीं थे। शायद इसीलिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजों को इससे बहुत ऊंचा होना चाहिए। लेकिन राना साहब का आज का जो बयान है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर राना शमीम कोई और बयान हल्फी के साथ अगली पेशी में चीफ जस्टिस के सामने पेश हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो एक स्टैंड लिया हुआ है, जो एक मुहिम शुरू कर रखी है, वो फिर कहाँ स्टैंड करेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ राना शमीम अपने बयान हल्फी को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ाएं दिलाने में हाथ था, तो फिर क्या कानून ये मानकर सज़ाएं मुअत्तल कर देगा या सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम का इसे एक टूल समझा जाए। इस इशू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग साहब आपको। हमने आपको ज़हमत दी कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जो मामला बड़ा उलझ गया है, हम आपसे ये पूछ पाएँ, ये जान पाएँ कि हमारे कानून में इनकी अहमियत क्या है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं राना शमीम साहब के एफिडेविट से। अगर ये एफिडेविट वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्या नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की सज़ाएं मुअत्तल हो सकती हैं? क्या अहमियत होती है ऐसे केसेस में, ऐसे एफिडेविट्स की? सर बहुत शुक्रिया आपका। और आपने ये ऐसी चीज़ छेड़ी है, मेरे ख़्याल में बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर इस पे सहरा हासिल बहस और डिस्कशन आपके साथ अभी हो जाए तो काफ़ी इसमें टाइम लग सकता है, तो वो टाइम आप ज़रूर दीजिएगा ताकि हम ये ऑडियो वीडियो वाला इशू एक सहर हासिल तरीके से मुकम्मल कर सकें। देखिए, एक एक करके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ऑडियो और वीडियो जो था जब पेश किया गया बेनज़ीर साहिबा की जो सज़ाएं थी, और ये 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और उसके अंदर चर्चा बड़ा हुआ मीडिया में, और आज तक चर्चा होता है कि ऑडियो वीडियो शहबाज शरीफ साहब की और मलिक क़य्यूम साहब की पकड़ी गई थी और उसमें क्या क्या डिस्कशन हो रहा था। आपको अगर इत्तलान में अर्ज़ कर दूं कि जो 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम ये ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी से, यानी जो सरे महल का फ़ैसला, कन्विक्शन का फ़ैसला आसिफ जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कलअदम किया गया, वो ऑडियो वीडियो टेप पर तो कलअदम ही नहीं हुआ। वो तो ये जो सारा का सारा जो डिस्कशन मीडिया कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, वो बग़ैर फैक्ट्स को समझे हुए और जाने हुए कर रही हैं, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो
उसमें कहा गया कि जी हम इसमें नहीं जा रहे, ये रेलेवेंट नहीं है, या हम इसके जाए बगैर ये फ़ैसला कर देते हैं। एक बात सही। दूसरा ऐसा था कि जब ये अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो सामने आई, जो कि अरशद मलिक साहब की ऑडियो वीडियो पे जस्टिस खोसा ने, जो चीफ़ जस्टिस थे, एक सुओ मोटो एक्शन लिया, और शायद उस केस का नाम आकिल मिर्ज़ा है या अकील मिर्ज़ा है, साथ साथ उनकी भी कोई पिटिशन थी, और ये फ़ैसला सादिर किया जज साहब ने। और कोशिश यही थी कहीं से कि क्योंकि ये ऑडियो वीडियो आ गई है तो लिहाजा जो कन्विक्शन का फ़ैसला है मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का, तो वो उसको कलअदम कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम कोई 7-8 प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स उसमें लिख दिए, और उसमें ये कहा कि ऑडियो वीडियो को साबित करने के लिए सबसे पहले जिसने भी ऑडियो वीडियो बनाया है उसको पेश किया जाए। नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट है, कानून का रिक्वायरमेंट, और ये अभी के केस में आकिल मिर्ज़ा में नहीं है, ये 1984 के केस में जस्टिस हैदर अली पीरज़ादा ने, ये सिंध हाई कोर्ट के जज थे, बड़े ज़बरदस्त जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर कोई रिलाई कर रहा है, किसी टेप पर रिलाई कर रहा है, तो उसको साबित करने के लिए जिस शख्स ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है पहले उसको पेश किया जाए, और फिर उसके डिफरेंट पैराए उन्होंने दिए। उसके बाद जज साहब ने ये, जस्टिस खोसा ने उन्होंने ये फरमाया अपने जजमेंट में कि अच्छा ठीक है, ये ऑडियो वीडियो अगर कोई साइड रिलाई करे तो जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है वहाँ पेश करे, सही, और वहाँ साबित करे ये जेन्युइन थी, साबित करे कि ये शख्स इसने बनाई। अब वो आज तक उन्होंने अगली साइड ने या किसी भी साइड ने उस अपील में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश ही नहीं की, यानी जो रिलाई कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर वो नहीं पेश कर रहे। इसका मतलब ये है कि शायद वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या तो जेन्युइन नहीं है, या उसके अंदर झोल ऐसा है, या वो तोड़ तोड़ के बनाई गई है, तो उसका कोई हासिल मकसद है नहीं। अब आते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। जस्टिस शौकत सिद्दीकी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जी मुझे फ़लाँ आदमी ने कांटेक्ट किया और ये हुआ और वो हुआ। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसकी बाकायदा सुनवाई की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इंक्वायरी करने वाली बॉडी है, एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है। उसने बाकायदा इंक्वायरी की जिसमें 5 सीनियर जजेस मौजूद थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिला के, और उन्होंने ये फ़ैसला किया, जो ये बात की जाती है ना कि जी लीगल फोरम प्रोवाइड किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाई जाए, जुडिशल कमीशन और जज इसका फ़ैसला करे, तो वो फ़ैसला कर तो दिया, जजों ने तो किया है फ़ैसला, एग्जीक्यूटिव ने थोड़ी किया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़्यादा बड़ी है या जुडिशल कमीशन? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़्यादा बड़ा फोरम है। तो उसने ये फ़ैसला कर दिया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कोई भी जो उन्होंने बात कही वो साबित नहीं कर सके। इसका मतलब ये है, और जिसके एवज़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, इसका मतलब ये है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो भी कहा वो तो ये साबित हो गया कि वो गलत है। फिर आ जाइए जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो वीडियो पर। अब जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो वीडियो है, अगेन वो लोग पेश करें जो उसको रिलाई करना चाहते हैं इस अपील में, इस अपील में पेश करें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। किसी ने वहाँ पेश नहीं की, बल्कि वो समा ने तो बड़ा डिटेल प्रोग्राम करके ये बता दिया कि वो टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ा गया है। अब इसका कानून ये है कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर ये साबित हो जाए कि एक छोटा सा भी टुकड़ा ऐड किया गया है तो सारी की सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कलअदम हो जाती है, उस पर रिलाई नहीं किया जाता। सही। तो ये किस चीज़ का शोर मच रहा है? अब आते हैं राना शमीम पे। अब जैसे आपने फरमाया कि राना शमीम हो सकता है अगली पेशी पे कोई नई बात कर दें, वो ज़रूर कर सकते हैं, कोई उनको रोक तो नहीं सकता। अब राना शमीम साहब के पास क्या है? उनके पास एक ऐसा एफिडेविट है जो उन्होंने लंदन में स्वेयर किया, जो कि 3 साल के बाद स्वेयर किया।
तो ये तो ऐसे ही टाइम बार और लैचेज में आ जाता है, कोई इस पे क्रेडेंस नहीं देता, रिलाई नहीं करता। फरूख साहब मुझे ये बताइएगा कि राना शमीम साहब को साबित क्या करना होगा? चलिए ऑडियो और वीडियोस एक टेक्निकल चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है, उसमें एडिटिंग हो सकती है, जो समा ने भी चलाया, जो इसका बात आप भी कर रहे हैं, उसको प्रूफ करना मुश्किल है। लेकिन अगर एक शख्स ये कह रहा है कि मेरे सामने ये कुछ हुआ, साकिब निसार साहब अपनी फैमिली के साथ आए, वो इस तरह फ़ोन पे बिजी थे, किसी से बात कर रहे थे, ये फरमा रहे थे कि इनको सजाएं देनी है, इनको छोड़ना नहीं, ये साबित उनको कैसे करना होगा? ये ज़रूरी है कि वो सारा जो सीन डिस्क्राइब किया जा रहा है उनके एफिडेविट में, उसको वो साबित करें, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है। ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा था कि अगर तो जो भी राना शमीम साहब ने अपने एफिडेविट में कहा है, अगर जस्टिस साकिब निसार साहब उसको एडमिट कर लेते तो बात दूसरी थी। अब जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको डिनाई कर दिया और ये कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये कहा कि जब जस्टिस राना शमीम साहब अपना एक्सटेंशन मांग रहे थे तो उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन करके राना शमीम साहब ने कहा जी मुझे एक्सटेंशन दे दें, और जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे पास आपकी कोई फ़ाइल नहीं है और मैं कभी भी ऐसी चीज़ में कोई पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स में तो जाता नहीं, ना सिफारिश सुनता हूँ। ये उन्होंने जो बयान दिया जो मीडिया में भी चला है, तो इसका मतलब ये है कि जब जस्टिस साकिब निसार ने ये डिनाई कर दिया तो ये वर्ड अगेंस्ट वर्ड है, और वर्ड अगेंस्ट वर्ड में होता ये है कि जो कह रहा होता है उसके पास अगर कोई और सबूत नहीं होता है तो केस हार जाता है। यानी इसको साबित करने के लिए राना शमीम साहब को या तो कोई और एविडेंस लानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इनकार करता है, इसमें क्या बड़ी बात है? जिस पर इल्जाम लगता है फरूख साहब, वो कभी मानता तो नहीं है कि जो मेरे पे इल्जाम लग रहा है वो सच है। ये तो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि जैसे साकिब निसार ने इन चीजों की तरदीद कर दी, वो मान नहीं रहे, क्या ये काफी है? कोई जिस पे इल्जाम लगता है वो कभी मानता थोड़ी है, वो तो साबित करना पड़ता है। नहीं, देखिए अब हम देखिए, हम अब कानूनी बात कर रहे हैं। कानून में ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो साबित उसको करना होता है। हाँ। यानी वन हु एलेजेस हैज़ टू प्रूफ। ये एविडेंस एक्ट में भी लिखा हुआ था, कानून शहादत ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, दुनिया जहाँ के जो एविडेंस के कवानीन है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो यानी ये राना शमीम साहब को साबित करना है। और राना शमीम साहब किस तरह साबित कर सकते हैं? एक तो राना शमीम साबित इस तरह कर सकते हैं कि अगर साकिब निसार इसको एडमिट कर लेते, अगर साकिब निसार इसको एडमिट नहीं कर रहे तो राना शमीम साहब को कोई और एविडेंस पेश करनी पड़ेगी, वरना राना शमीम साहब इसको साबित नहीं कर पाएंगे और राना शमीम साहब झूठे साबित हो जाएंगे। क्योंकि देखें हम, ये तो कानूनी जंग है ना सारी। और जो यार लोगों का कहना है कि जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर दें, तो ये जुडिशल कमीशन से तो बड़ा फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसको सुन रहे हैं। जुडिशल कमीशन ऐसे बड़ा थोड़ी है, तो सेंसेशनलाइज ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही मिसलीड कर रहे हैं। ये जुडिशल कमीशन से बड़ा एक जुडिशल फोरम है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट है। वहाँ राना शमीम जाए, साबित करें, जिस तरह साबित करें, कोई उनको नहीं रोकेगा। लेकिन जब तक राना शमीम साहब इसको अपने तौर पे साबित नहीं करेंगे तो अदालत जो है वो जस्टिस साकिब निसार को बुलाने की पाबंद नहीं है। कोई पाबंद नहीं है जस्टिस साकिब निसार को बुलाने की। राना शमीम साहब को पहले अपने तौर पे ये साबित करना पड़ेगा, जो कि अभी तक वो साबित नहीं कर पाए। बल्कि यहाँ तो इस तरह की बात आई है कि जी मैंने एक एफिडेविट दिया था लेकिन वो तो साइंड सील्ड था, इंग्लैंड में पड़ा हुआ है मेरे पोते के पास, तो वो यहाँ कैसे पहुँच गया। यानी वो तमाम जो अखबार नवीस हैं, तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ के जरिए मीडिया पर पहुंचा। फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। देखिए मुझे तो ये नहीं पता। देखिए जिस चीज़ का मुझे पता नहीं मैं कह नहीं सकता। ये तो देखें हो सकता है फवाद को कोई इल्म हो। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि राना शमीम के इस स्टेटमेंट से तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। क्योंकि अगर राना शमीम कल को ये खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तो फला जर्नलिस्ट से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर मैच पड़ेगा राना शमीम वर्सेस द जर्नलिस्ट। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये साइड ट्रैक करने की एक नाकाम कोशिश है फ्रॉम द मेन अपील।
मैं जो बार बार कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं कोई PMLN का कोई दुश्मन नहीं हूँ, वो अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो उनके बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, उनकी साहिबजादी हों, सब काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन इशू क्या है? एवन फील्ड अपार्टमेंट है, एसेट है जी, एसेट है, इतना बड़ा एसेट है, अरबों का एसेट है, वो नवाज शरीफ साहब का है या इन बच्चों का है? ये भी नवाज शरीफ साहब ने तो एडमिट कर लिया क्या है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, ये सच बोला, मैं इसका बड़ा मोतरफ हूँ कि उनमें इतना करेज था कि उन्होंने सच बोल दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये साबित करना है कि पैसे किस तरह पाकिस्तान से इंग्लैंड गए, किन सोर्सेज से गए, क्या वो लेजिटिमेट सोर्सेज थे, वो मनी ट्रेल दे दें, जस्टिफिकेशन दे दें, रेकन्सिलिएशन दे दें। सबसे पहले मैं जाके उनका मुकदमा लड़ूंगा कि नहीं भाई ये सब झूठ है। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं है कि जो इल्जाम लगा रहा है वो साबित करे? हाँ, देखिए इस केस में जो इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना शमीम साहब। इस केस में यही तो कानून है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करे, राना शमीम साहब इसको साबित करें। अच्छा, अब अगर आप एवन फील्ड अपार्टमेंट की बात कर रही हैं तो देखिए इल्ज़ाम जो लगा था वो ये था कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो अलेज कर रहा है यानी नैब अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने सिर्फ ये साबित करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है। अगर आप यानी नवाज शरीफ साहब अगर उसको डिनाई कर देते तो फिर बर्डन था नैब के ऊपर कि नैब ये साबित करती कि दरअसल ये प्रॉपर्टियां नवाज शरीफ साहब की हैं या उनके बच्चों की हैं। अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उनको डिस्चार्ज करना नहीं पड़ा क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इसको एडमिट कर लिया। जब एडमिट कर लिया तो उसकी मनी ट्रेल देना या फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन देना उसकी जिम्मेदारी है जिसके नाम पे एसेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे गाड़ी की ओनरशिप जो है अगर मैं उसको डिनाई कर दूं तो फिर अथॉरिटीज़ को साबित करना है, FBR को या जिसको भी, कि ये गाड़ी आपकी है। अगर ये साबित हो जाता है या मैं एडमिट कर लेता हूँ कि ये गाड़ी मेरी है तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने गाड़ी कहाँ से ख़रीदी। बिल्कुल सही। मैंने गाड़ी अपनी एज ए लॉयर लीगल फीस थी या तनख्वाह थी तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरूक नसीम साहब एक और चीज़ बताएं, नहीं है खामखा इन ऑडियोज और वीडियो से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हुकूमत जुड़ी है कि अगर नून लीग को इक़्तिदार से बाहर करना था, नवाज शरीफ मरियम नवाज को सजाएं दिलवानी थी तो PTI को लेकर आना था। इनडायरेक्टली हुकूमत जुड़ी हुई है, तो ऑडियोज और वीडियोस का क्या हुकूमत फ्रांसिक नहीं करवा सकती? मामला सारा सामने आ जाए। नहीं सुने, बात यह है कि एक एक करके देखते हैं किस ऑडियो वीडियो की। अब जैसे फॉर एग्जांपल अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो है। अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो जब रेलेवेंट होगी, जब उसको पेश किया जाएगा अपील में पेश किया जाए, वहाँ पर मरियम साहिबा के या नवाज शरीफ साहब के जो वकला हैं वो ये कहें जी इसका ऑडिट कराएं, या हुकूमत ये कहे इसका ऑडिट कराए। यानी ऑडिट कराने के लिए जब एक केस पेंडिंग है तो हुकूमत कैसे कह सकती है कि इसका ऑडिट कराए? लोग उस ऑडिट पे क्वेश्चन मार्क रेज कर देंगे। ये तो अब अदालती काम है, अदालत का जुरिस्डिक्शन है, अदालत ने फिर ये इसका ऑडिट कराना है अगर वो चीज़ें पेश होती हैं। साकिब निसार की जो ऑडिट ये जो वीडियो ऑडियो बनाई है वो पेश करे ना, कोई उस अपील में पेश करें, वो उसका ऑडिट करें, वो फिर अदालत ऑडिट कराएगी। बिल्कुल तो सही। मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रॉब्लम सारी यहाँ आ रही है कि वो सिर्फ इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं इस इशू को और लीगल आर्ग्यूमेंट से भाग रहे हैं। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल फरूक नसीम साहब, EVM के जरिए इंतखाबात कराने का कानून तो बन गया है, अब मसला ये है कि ना ऑपोजिशन जमातें इसको मानने को तैयार हैं, सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ही इसके जरिए इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है, उनके नज़दीक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, वक्त बड़ा कम है इसको इम्प्लीमेंट करने में, इतने वक्त में इतनी मशीनें नहीं आ सकती, नंबर एक। नंबर दो, फवाद चौधरी साहब ने कल ये बात करी कि अगर इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए इंतखाबात नहीं करवाता तो उसको फंड्स नहीं मिलेंगे। तो सवाल मेरा ये है, क्या हुकूमत मजाज है इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है उसके फंड्स रोकने की? देखिए ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं हमेशा सबके साथ मेरा जवाब यही होता है और आप बड़ी काबिल एहतराम है, आपके साथ भी यही जवाब है मेरा कि अगर फवाद ने ये बात की है तो फवाद से ये पूछा जाए, मतलब आई एम नो वन। चलिए कानूनी तौर पे मैं आपसे पूछ लेती हूँ इन मामलात को, तो आप जानते हैं फरूक साहब, क्या हुकूमत, चले छोड़ दें फवाद साहब को, क्या हुकूमत एक आईनी इदारे के फंड्स रोक सकती है? नहीं, देखें क्योंकि इसका अब इस बयान का एक कॉन्टेक्स्ट आ चुका है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि फवाद ने
इसको एक बयान दिया है, तो लिहाजा अगर मैं कोई भी कमेंट करूँगा इस पर, तो ये समझा जाएगा कि मैं फॉर या अगेंस्ट या कोई खामखा बात कर रहा हूँ फवाद की बात पर, चाहे उसके सपोर्ट में करूँ या ना करूँ। तो ये फवाद से इसका कॉन्टेक्स्ट सही तौर पे पूछा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन इस्लाहात हों या नैब इस्लाहात, नून लीग की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत पर तनकीद करती नज़र आती है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई है, पहले दिन से ही हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर नज़र आती है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और सारी अपोजिशन जमातों को हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM के फोरम पर इकट्ठा किया। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी की राहें PDM से जुदा हो गई। PDM से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हैं, मगर शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी ईवान में मुत्तहिद हैं, और इसका ऐलान खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने किया है। ईवान में अपोजिशन मुत्तहिद होने के बावजूद भी हुकूमत ने इलेक्शन और नैब के हवाले से अपनी मर्ज़ी के बिल पास करवाए। जब बिल पास हो गए तो बिलावल भुट्टो इस पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ गेम खेला जा रहा है और खान साहब साजिश कर रहे हैं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा देखिए। आप सब ने देखा कि कैसे इन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। हम ये EVM का इलेक्शंस को रद्द करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे खान साहब एक साजिश कर रहा है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का नुकसान है। खान ये करने की कोशिश कर रहा है कि उनके वोटों से यहाँ के वोटों पे फर्क आए। पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी हों, शर्जील मेमन या फिर खुर्शीद अहमद शाह, सभी नायब हिरासत में रहे। चूंकि नैब इनके जराइम साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए सारे जमानतों पर आज बाहर है और नैब इस्लाहात पर जोर देते नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर से ही नैब इस्लाहात चाह रही थी और फारूक एच नाइक की ज़ेर निगरानी एक कमेटी भी कायम की गई थी, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका था। मगर अब जब PTI हुकूमत ने नैब इस्लाहात का बिल पास कर लिया है तो पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही है। इलेक्शन में धांधली हो या नैब के केसेस हों, सियासी जमातें इस्लाहात तो चाहती हैं, लेकिन जब ये इस्लाहात हो जाती हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने और एहतजाज करने का कहा जाता है। इसकी क्या वजह है, इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, सबसे पहले मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लगभग 2 साल की जेल काटी है आपने, कैद काटी है, कैसा वक्त आपका गुजरा? कोई इन 2 सालों में आप इस चीज़ को समझ सके कि 2 सालों में जो सज़ा हुई आपको, इसके पीछे वजह क्या थी? क्या ये कोई सियासी इंतकाम था, क्या था? ज़रा इसके बारे में बताएं। बड़ी तबीयत भी आपकी ख़राब रही जेल में। 2 साल के अरसे में जेल में वजह तो बड़ी आसान है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और बाय बर्थ वर्कर हूँ, और एक इज़्ज़त कमाई है पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे गवर्नमेंट के चाहे अपोजिशन के, उनके साथ अच्छे रवाबत रहे और कोशिश यही रही कि पार्लियामेंट इंटैक्ट रहे, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की मौजूदगी में कायम रहे और पार्लियामेंट को इतना पावरफुल बनाया जाए कि हमारे अदारे और पावरफुल हो जाए, ताकतवर हो जाए और उनके ऊपर पार्लियामेंट की ये छतरी कायम रहे और मुल्क पार्लियामेंट्री कंट्री कहलाए और डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाए। तो ये कोशिशें मेरी हमेशा रही हैं और काफ़ी जगहों पे आपने देखा कि 2014 में इमरान ने जब यहाँ पे अपना डेरा जमाया कंटेनर का,
तो उधर भी एक रोल ये नहीं था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने एक पार्लियामेंटेरियन का रोल अदा किया कि पार्लियामेंट को कैसे सेव किया जाए। जब उस रोल से फारिग हुए तो फिर ये रोल फिर मेरे ऊपर आया कि मैं किस तरीके से पीटीआई को पार्लियामेंट में रोकूं। मैंने एक शाइस्ता ज़बान यूज़ की, कभी भी बदतमीज़ी या कभी कुछ नहीं किया, कोशिश की कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान की पार्टी को कायम रखूं और यहाँ पे महसूस करवाऊं कि पार्लियामेंट ही एक रास्ता है जो हर मुश्किल तरीन रास्ते से को आसान बनाती है। तो इस वजह से इनको भी पार्लियामेंट के अंदर कायम रखा और उनसे कहा कि पार्लियामेंट में रहेंगे तो आपकी ये सियासत चलेगी, पार्लियामेंट से बाहर रहे तो सियासत को आपको बड़ा मुश्किल एक रास्ता मिलेगा और मुश्किल टास्क मिलेगा। तो लोगों ने मेरी बात को माना। तो शाह साहब, यही वजह है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस्तीफे नहीं दिए। आज भी पीडीएम इस्तीफों की ही बात कर रही है और आज भी पीपल्स पार्टी का यही फैसला है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने। देखें, मैंने पहले ही दिन ये कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि हमारी ये रवायत है कि हम अदारों को इस्तीफ़ाएँ दे के हम कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमें अपने लीडर की वसीयत थी कायद अवाम की, जेल से जो बेगम नुसरत भुट्टो ने 1979 में CEC के इजलास में शहीद भुट्टो का पैगाम पढ़ के सुनाया था कि कभी भी किसी भी इलेक्शन से बैकआउट नहीं करना, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की हो चाहे पार्लियामेंट की हो। तो उस पैगाम से ये हुआ कि हमने 75 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और बहुत बड़ी सक्सेस शहीद के शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को मिली थी। और जब हमने शहीद की वसीयत को बुलाया और हमने अमल नहीं किया 85 में, तो आपने देखा कि एक ऐसी जमात ज़िया-उल-हक की पैदा हो गई जो आज किसी न किसी सूरत में हमारे सामने खड़ी है। तो यकीनन जब आप स्पेस देंगे कि हर स्पेस को फिलिंग होती है और फिलिंग द ब्लैंक होता है, तो फिलिंग होती है और उसमें मुस्लिम लीग नून भी बनी, मुस्लिम लीग क्यू भी बनी और पार्टियां भी बनी और ऐसे ऐसे लोग आए जिनकी सियासत में कोई माजी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो एक नई सियासत हुई, पहले कभी हम कभी आप, कभी हम कभी आप, वो खेलते रहे हम और पार्लियामेंट कमज़ोर होती रही। तो उसी तजुर्बे को सामने रखते हुए मैंने मरहूम औरंगजेब को और परवेज़ रशीद साहब शाह साहब, अगर इस्तीफों को आप एक पे रखें, मतलब कि आप कह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस्तीफे जो हैं ये ऑप्शन नहीं है, इन हाउस चेंज का कितना इम्कान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करती रही है और वफाक में भी कह रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, तो ये कितना मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद आपको ला सकते हैं और इसकी कामयाबी के कितने इम्कान हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है और ये एकदम हमला नहीं होना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, पहले किसी नीचे से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम इनको कमज़ोर करके, क्योंकि हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ है। हम इस वक्त 164 के करीब हम मेंबर हैं और उनके पास तो सब नाराज़ ग्रुप बैठे हैं। जब हम कुछ मूव करते हैं तो वो भी मूव करते हैं और वो अपना अपना कुछ काम इनसे निकालते हैं। तो हम पहले स्टेज में ले आएंगे, सीक्रेट बैलेट पे ले आएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा वोट पंजाब में लाना कितना आसान है? आपका तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हुकूमत है, तो पंजाब में अदम एतमाद लाना कितना आसान है? हर जगह पे आसान है, मगर हम पहले सीक्रेट बैलेट पे जाएंगे, बिल्कुल सीक्रेट बैलेट पे जाएंगे तो वाज़ी हो जाए। जो नफ़रत मेंबर के जहन में है, जो इस हुकूमत ने उनको इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा है, वो मेंबर तैयार बैठे हैं कि हम किस तरीके से इधर से जान छोड़ाएं। एक सेकेंडली सबसे बड़ा हार्ड इशू जो इस वक्त हुकूमत चला रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है और उसका फ़ायदा लेना चाहती है और ये लोगों को दिखाना चाहती है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा लेना चाहती है
और अपने आप को चैम्पियन समझना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तान के ऊपर वो अपना हाथ फेर के उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मैं उन भाइयों के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना ही वो चाहते हैं तो उनके ऊपर एक दो दबाव डालें। एक ये डालें कि हमें वोट का हक भी दे, कि हम पाकिस्तान में वोट दें, और इलेक्शन भी हक दें कि हम इलेक्शन लड़ें, ये अमेंडमेंट की जाए। और दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए कम से कम 6 सीटें रखी जाएं जो स्पेशल सीटें हों, जिस तरीके से हम माइनॉरिटी की दूसरी। शाह साहब, अभी आपने इदारों की भी बात की, आज इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठ रहे हैं, नैब पर भी सवालात उठ रहे हैं, अदलिया पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या जानबूझकर मुल्क के जो इदारे हैं इन्हें कमज़ोर किया जा रहा है? अगर वाकई कमज़ोर किया जा रहा है, कोई साजिश है, तो ये कौन है जो मुल्क के इदारों को कमज़ोर करना चाहता है? शाह साहब देखिए शादिया, मैंने बड़ी क्लियरली आपसे कहा कि मैं डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट की बात करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि जब पार्लियामेंट स्ट्रांग होती है तो अदारे स्ट्रांग होते हैं, हुकूमतें स्ट्रांग नहीं होती, अदारे स्ट्रांग होती। जब अदारे स्ट्रांग होंगे तो हुकूमत ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी, और वो जो एंकी पैंकी करने वाले हैं लोग सारे भाग जाएंगे, और मुल्क में लोग सुकून का सांस लेंगे, क्योंकि ये उनकी हुकूमत होगी। इन लोगों ने आके जुल्म ये किया कि पार्लियामेंट को साइड लाइन कर दिया और बाहर बैठ के ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बना दी कि छापते जाओ बनाते जाओ। पार्लियामेंट में वो कभी भी नहीं आए। अब अगर आए हैं तो कम से कम कभी प्रेस भी इतना जल्दी ऑर्डिनेंस निकालता है जितना इस असेंबली से इन लोगों ने बैठ के ऑर्डिनेंस निकाले। 30 ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करना हमें कम से कम 1 साल चाहिए, वो भी रात दिन। मगर इन लोगों ने आधे घंटे में 30 ऑर्डिनेंस पास करके ये रफू चक्कर हो गए। मगर वो भी गलत है, क्योंकि उनके लिए भी आपको 2-2 की स्ट्रेंथ चाहिए, 50% स्ट्रेंथ चाहिए। इनके पास 2-1 की अनाउंसमेंट है, और ये बिल्कुल चैलेंज हो जाएंगे, ये कोई इनका नहीं रहेगा। मगर खुदा के वास्ते पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट करो, ताकतवर बनाओ, उसकी ताकत को महसूस करो, क्योंकि वो 24 करोड़ आवाम की ताकत है, वहाँ उनकी आवाज़ है। उनकी आवाज़ आज उठ रही है महंगाई के ख़िलाफ़। आप जो इस वक्त हालात है मुल्क में, तब हर आदमी स्ट्राइकों पे है, डॉक्टर स्ट्राइकों पे है। शाह साहब मेरे साथ रहें, शाह साहब मेरे साथ रहें, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके खुर्शीद शाह साहब से पूछेंगे कि मुल्क में अर्ली इलेक्शन इसके कितने इम्कानात हैं, अर्ली इलेक्शन क्या देख रहे हैं शाह साहब, मुझे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, कितने इम्कानात हैं मुल्क में अर्ली इलेक्शंस के? मैंने आपसे अभी कहा है कि अर्ली इलेक्शन सिर्फ इस सूरत में होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। सही, क्योंकि अर्ली इलेक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से खेल के अर्ली इलेक्शन होती है तो हम उसको नहीं मानेंगे। सही, हम उस गैर आइनी तरीके को नहीं मानेंगे, हम आइनी तरीके को मानेंगे। वी आर डेमोक्रेटिक। हमें पीपल्स पार्टी को पता है कि किस तरीके से इस मुल्क में 1 वोट 1 मैन की सियासत लेके आया था, जमहूरी सियासत लेके आया था, और हमने क्या क्या कुर्बान नहीं किया है पार्लियामेंट के लिए और जमहूरियत के लिए, कितनी सजाएं। इनमें से कोई एक बता दें जो पार्टियां मौजूद हैं कि इन लोगों ने कोई सेक्रीफाई किया हो डेमोक्रेसी के लिए। एक बता दे, कोई एक का कुर्बानी दे दे कि कोई फांसी पे चढ़ा, कोई से कोड़े खाए, किसी ने गोली खाई, कोई लीडर, वो भी लीडर, ऐसे नहीं है कि आम आदमी। वो कितना हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए, इस्लामाबाद में कोर्ट में शहीद हुए, कराची में शहीद हुए। मार्शल लॉ से मुकाबला सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है, और हमने सिर्फ इसलिए किया है कि ये पाकिस्तान
जो है वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, कायद आज़म ने बनाया, गोली से नहीं बनाया, ताकत से नहीं बनाया, टैंक पे चढ़ के नहीं बनाया, आवाज़ से बनाया, अवाम की ताकत से बनाया। और अवाम की ताकत जमहूरियत में है, जमहूरियत की ताकत पार्लियामेंट में है। तो अगर शाह साहब आप थोड़ी जरा नैब पर बात कर लें, सब भुगत रहे हैं नैब को। आप लोगों के दौरे हुकूमत में भी बड़ा अच्छा मौका था कि नैब इस्लाहात कर ली जाती, फिर नून लीग का दौर आया, नून लीग ने भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि इस पर इस्लाहात कर ली जाएं। अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब पर अपोजिशन से भी बात की, नैब इस्लाहात पर अपोजिशन को बड़े एतराज़ात थे, लेकिन फिर जब ये बिल पास हो गया आज भी अपोजिशन को एतराज़ात हैं। जब आप लोग अपने दौरे हुकूमत में अपने अदवार में नहीं कर पाए तो आज आप लोग इस पर सवालात क्यों उठा रहे हैं शाह साहब? क्यों आज फिर आप लोग कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? आप देख लें, राना सनाउल्लाह हो नून लीग के, शाहिद खाकान अब्बासी हों, हमजा शहबाज हों, शहबाज शरीफ हों, मिफ्ता इस्माइल हों, पीपल्स पार्टी से आप हों, जरदारी साहब हों, शर्जील मेमन हो, सब ने नैब का भुगता है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमने तो केसेस नहीं बनाए, तो केसेस पहले के बने हुए हैं। तो आज जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब इस्लाहात ला रही है तो क्या एतराज़ है, क्यों एतराज़ है जबकि आप लोग कर नहीं पाए अपने अदवार में? शाजी आप बिल्कुल सही कहती है, माशाल्लाह आप टैलेंटेड लेडी हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है, मीडिया पे भी आती है, आप पढ़ती भी होंगी। पीपल्स पार्टी के पास 128 मेंबर थे, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी का तस्वर, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। हमारी 2/3 मेजॉरिटी बन रही थी मुस्लिम लीग नून से। हमारे ज़माने में आप देख ले किताब उठा के, एक सियासतदान के ऊपर भी नेब का केस नहीं हुआ, कोई केस रजिस्टर भी नहीं हुआ। हम इस नेब को उस दिन से समझते हैं कि ये काला कानून है, ये जुर्म है, मगर हम नाकाम रहे। हमने नवाज़ शरीफ के साथ मीटिंग की, नवाज़ शरीफ की टीम के साथ मीटिंग की, हमने उनको बड़ा कायल करने की कोशिश की कि ये चीज़ें अगले वक्त में आके सबके गले में पड़ेगी। और नवाज़ शरीफ, मैं बात कर रहा हूँ ओपन, नवाज़ शरीफ एग्री हो गया, कहा कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, और उस पर कमेटी बन गई और फारूक नायक ने ये सारा ड्राफ्ट बनाया। और जब वो ड्राफ्ट तैयार हो गया तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या मजबूरी हुई, क्या हुआ कि उन लोगों ने हमसे ताउन नहीं किया। ठीक है, डन, ख़त्म हो गया, हमने अपना टाइम ख़त्म किया, न किसी को चोर बनाया, न किसी को गिरफ्तार किया, न किसी के ऊपर केसेस किए, ब्लैकमेल किया। अब आ गया नवाज़ शरीफ का दौर। नवाज़ शरीफ का पहले दौर जैसे ही आया तो बड़ी स्मूथली ट्रांजिशन हुई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा। तो उसका हमने फ़ायदा लेते हुए हम नवाज़ शरीफ के पास चले गए। इसमें जरदारी साहब की लीडरशिप थी और फारूक नायक भी था, मैं भी था, और अपना रज़ा रब्बानी साहब भी था। उसकी तरफ से अपना सागडार था, उसकी तरफ से जाहिद हामिद था, उसकी तरफ से उनका पीएस था। ये बात फाइनल हो गई कि ये बैठ के ड्राफ्ट बनाएंगे, ये कमेटी है, कमेटी भी बन गई, ड्राफ्ट भी तैयार हो गए। फिर क्या हुआ मुस्लिम लीग नून में, किसने ये बातें रोकने की कोशिश की, क्यों की, किस वजह से की, तो वो हमें प्रॉब्लम आई कि उन लोगों ने इनकार कर दिया। और अब जो कानून में चेंज हुई है वो मशवरे से नहीं हुई है। वो कहते हैं कि जो आज के बाद करप्शन में फंसेगा तो ये कानून लागू होगा, बाकी जो पुराने हैं वो पुराने कानून से, जो यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर या जो बेचारे और लोग हैं उनके ऊपर जो केसेस बने ये पुराने लॉ से चलेंगे और ये नए लॉ से चलेंगे। क्योंकि वक्त आ रहा है, हमने इस मुल्क में जो करप्शन की है, जुल्म किया है, तो इमरान खुद कहता है ना कि महंगाई होती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, डॉलर बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और वो खुद कह चुका है। तो काबीना के फैसले भी सिक्योर कर लिए गए हैं, नैब पूछगिछ नहीं कर सकता कि काबीना ने सही फैसला किया है, गलत किया है, पैसे लगाए नहीं लगाए, जो भी फैसले, अगर किसी फैसले से कहीं नुकसान भी हुआ है एटलीस्ट काबीना को नैब नहीं पूछ सकता। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कहती है कि क्या हम इस कानून को माने?
तो आप अगर ये कहते हैं अब हम हाजिर अभी मानते हैं, अगर आप कहते अभी मुझे कहते मैं पार्टी को हाथ पांव बांध के मनवा देता हूँ, अगर आप समझते कि ये कानून जो इन लोगों ने ये अमेंडमेंट लाए ये तो बड़े चोर है तभी तो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, मुझे शर्म आता है अपने किसी पार्लियामेंटेरियन को चोर कहते हुए। शाह साहब, अगर पाकिस्तान पार्टी की 2023 में हुकूमत आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे कवानीन के साथ क्या करेगी? हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंसाफ कोर्टों के पास है, कानून हमारे पास मौजूद है, कोर्ट जाने उनके काम जाने। हुकूमत का कोई काम नहीं है कि अदारों को डिक्टेट करे, सही, कोर्टों को डिक्टेट करे, एस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट करे, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पार्लियामेंट को चलाना, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को तालीम देना, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देना, लोगों के लिए एनवायरनमेंट बनाना, पॉपुलेशन पे सोचना, मुल्क की डेवलपमेंट, मैशियत को बेहतर करना, महंगाई को रोकना, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप लोगों को रोज़गार देती है। हम तो उस वक्त हुकूमत में आए थे जब दुनिया में रिसेप्शन थे। ठीक है शाह साहब, जहांगीर तरीन साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप की शमूलियत का इम्कान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? देखिए, सियासत में एवरीथिंग इज पॉसिबल। कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। ये चीज़ें तो बड़ी कभी आपने सोचा था कि मरियम नवाज जो है वो शहीद भुट्टो के घर में जाके रात ठहरेगी? कभी सोचा था? नो, आपकी सोच में भी था? नहीं। तो ये तो होता रहता है, या बिलावल मरियम के, या फिर जो अभी हम आप टूटे हैं, ये आपने देखा था कि हम ऐसे हालात में भी आ जाएंगे? नहीं, हम अच्छे हालात में भी आ जाएंगे। ये तो होता रहता है सियासत में। किसी मकसद को हासिल करने के लिए किसी दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो ये एक सियासत है और सियासत एक अच्छी चीज़ है। सियासत में करप्शन नहीं होनी चाहिए, बस ये है, ये बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सियासत को जानबूझ के बदनाम किया गया है। मैं कहता हूँ कि 37 साल मार्शल लॉ इस मुल्क में चली है, 37 साल कंट्रोल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी भी चली है, तो उसका हिसाब ले लो कि सियासतदान गरीबों ने क्या किया है और मार्शल लॉ में क्या हुआ है। तो वो भी एक ट्रुथ कमेटी बननी चाहिए, ट्रुथ कमीशन बननी चाहिए कि बैठ के हिसाब ले। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि इमरान खान ने कहा था कि कर्जे जिस लोगों ने लिए हैं उनके लिए मैं कमेटी बनाता हूँ। उस कमेटी का क्या हुआ? वो तो मंगाओ ना, कम से कम आपका भी पता पड़ जाए कि आपने 17,000 अरब लिए हैं, वो कहाँ गए हैं? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। कम से कम नवाज शरीफ का मोटरवे तो नज़र आ रहा है ना, पावर हाउस तो नज़र आ रहा है ना, हमारे सोशल प्रोग्राम्स भी नज़र आ रहे हैं ना, सोशल बनाया। हमारे ज़माने में तो सवाद का भी मसला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी 15 मिनट पहले ये अल्फाज है, 15 मिनट पहले, कि मैं सवाद से झंडा उतारने नहीं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब, आखिरी सवाल कि मुल्क में ऑडियोज़ और वीडियोज़ का क्या सिलसिला चल निकला है? मुल्क के इदारे भी बदनाम हो रहे हैं, इंसाफ के सिस्टम पर सवालात भी उठ रहे हैं, और फिर जो बेनिफिशरी हैं वो इनको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, इन अ सेंस कि वो इसको अदालतों में ख़ुद भी नहीं लेकर जा रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अदालतें ख़ुद इन मामलात पर सो मोटो लें। ये सिलसिला जो चल निकला है, क्या ये थमेगा और कितना नुकसान है इन ऑडियोज़ वीडियोज़ का, ये जो एक ट्रेंड शुरू हो गया मुल्क की सियासत में? देखिए, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये ईमानदारी से अच्छा नहीं हो रहा। ये ठीक है, हम मानते हैं हम तीसरी दुनिया का मुल्क हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, पॉपुलेशन का बड़ा मसला है, मगर ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इस किस्म से कोई मुल्क की जगहसाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। और जगहसाई तो कुछ हमारे साबिक चीफ जस्टिस ने भी हमारी करवाई, जो जुल्म किया उसने कि चंदा लेने के लिए चंदों से डैम बनती है,
अब कहाँ है ये अभी इनसे ये तो पूछा जाए ना कि भाई तुम लोग चंदा लेने दुनिया में गए थे, दुनिया में बदनाम करवाया पाकिस्तान को, और जितना चंदा लिया वो कहाँ गया, किस जगह पे है, किस बैंक में है, कितना आया, पब्लिक को तो बताओ, पार्लियामेंट को बताओ चलो कि भाई हमें लंदन गए, अमेरिका गए, दुबई गए, यहाँ से इतने पैसे मिले हैं, हमने फलाने अकाउंट में रखे हैं, उसमें से इतने पैसे हो गए, वो तो कम से कम आवाम को बताओ ना। वो भी नहीं बताते। सही। कौन आया कौन खा गया, यानी ये तो मुल्क अपना ये क्या है, कशकोल तोड़ो मुल्क सवारो, वो तो पैसे बताओ ना कि कितने मिले, कहाँ गए। ऐसे जुल्म तो न करो ना पाकिस्तान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।